पिछली बार जब जब हम मिले थे तो आपने बोला था कि ठीक है, हम दोनों ही एग्री कर रहे थे कि सैटारिकल पार्टी है और अभी हवा नहीं, मतलब कि ये उसमें तो नहीं बदला है, आंदोलन तो नहीं हो सकता अभी, मतलब संभावना कम नजर आ रही है। टेल मी योर स्टैंड पहले से लेकर के अब तक बदला है क्या? ये पार्टी आंदोलन वाली डायरेक्शन में जा चुकी है? अब इसको हम फुल फ्लेजेड आंदोलन कंसिडर कर सकते हैं, पहला। और उससे पहले आप ये भी साथ साथ बताते चलिएगा कि आंदोलन के मायने ही क्या है आपके लिए, मतलब कब कहोगे आप किसी पर्टिकुलर देश के अंदर में किसी चीज को लेकर के आंदोलन अब शुरू हो चुका है, तो वो है उसका, उसके मायने ही क्या है? ये दो सवाल। आंदोलन के मायने ना अलग अलग होते हैं और वो हर एरा में चेंज होते रहते हैं। तो हमने और हमारे से जस्ट पहले वाली जो जनरेशन है, क्योंकि मैं अपने आप को गिन रहा हूँ वो वाली अन्ना वाली जनरेशन में, तब मैं यंग था अब मैं यंग नहीं हूँ। तो मैं उस जो जनरेशन उस समय पर यंग नहीं थी वो अब यंग हो चुकी है। तो उस जनरेशन ने जो उस समय पर 10-12 साल की थी, और उस समय पर हम लोग भी यंग थे, मैं पीएचडी कर रहा था, मैं सबमिट कर रहा था, तो आई वाज द बिजिएस्ट एट दैट टाइम, बट आई वाज स्टिल हुक्ड कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैं उससे इसमें पैरेलल्स देखता हूँ, और बहुत सारे लोग उस आंदोलन में और इस वाले आंदोलन में पैरेलल्स देखते हैं। और हमने एक्चुअली सीखा ही वहां से है, क्योंकि हमें से कोई जिंदा तो था नहीं जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो हमें से किसी को नहीं पता कि वो आंदोलन किस तरह से हुआ होगा, हमने सिर्फ बुक्स में पढ़ा है। तो आंदोलन के मायने मुझे ऐसा लगता है कि बदल जाते हैं टाइम के साथ में। तो जो सीजेपी ने शुरू किया था ना, हमने पहले बात करी थी कि वो जो मीम बैटल उन्होंने लड़ी थी ना, इट कॉस्टेड देम नथिंग और इट एक्चुअली गेन्ड देम एवरीथिंग। तो इंस्टेड ऑफ आने एक बैटल पर उतरने की जगह, अन्ना आंदोलन को रेप्लिकेट करने की जगह, व्हाई डिडंट दे एक्चुअली कंटिन्यूड दैट एसिमेट्रिक वॉर जिसको बोलते हैं, कि जिसमें आपका कॉस्ट होता है जीरो, आपको मीम बना बनाकर आप शेयर करते हो, वाइड स्प्रेड पहुंचता है, और लोग तो देखो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, वो उसकी बात बाद में करेंगे। बट वो एसिमेट्रिक वॉर में आपको सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगला बंदा जो जिसके अगेंस्ट में मीम चल रहा होता है वो परेशान हो जाता है, बार बार उसको जवाब देने पड़ जाते हैं, या जवाब नहीं भी देता तो पब्लिक प्रेशर होता है। दूसरी बात, इन्होंने एक बंदे को बना दिया हीरो, अभिजीत दिप के आ गया कि मैं करूंगा सब, वो राजपाल यादव वाला मीम नहीं है कि मैं आऊंगा, मैं जानता हूं सब कुछ। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, और ये मैंने वीडियो में बोला है। तो मैं उस तरीके से एसिमेट्रिक वॉर लड़ते, हर कोई अपना मुखौटे के अंदर रहता और उस लड़ाई को अलग तरीके से लड़ता। अगर मैं होता तो मेरी कोई औकात नहीं है, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रेप्लिकेट किया उस आंदोलन को, और जैसे ही सोनम वांगचुक का सपोर्ट मिला तो वो आंदोलन हो गया अब उनका बड़ा। अदरवाइज तो नोबडी वुड हैव केयर्ड। आपको पता है कि सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए लोग, और उसके साथ में जो 3 बच्चे मतलब 3 और लोग कर रहे थे 21-20 दिन से उनके साथ में, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ इंसान के टैग की वैल्यू होती है आज की तारीख में। इंसान की वैल्यू कहाँ है? इतने लोग भूख से मरते हैं, सरकार को फर्क पड़ता है? खैर, तो वो सारी चीजें हुई, और उससे वो आंदोलन क्या है कि अब उनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही थी सीजेपी की, और सरकार कह रही थी हाँ देख लेंगे, 4-5 दिन में निकल जाएंगे, भूख से बिलबिलाकर बाहर आ जाएंगे। पर सोनम वांगचुक नहीं होता अगर इनके साथ में, तो बहुत अलग सिचुएशन होती, क्योंकि अभिजीत दिपके ने तो पहले बोल दिया था कि साहब मैं करूंगा नहीं, मेरे को तो माइग्रेन हो जाता है, मैं तो कभी भूख हड़ताल कर ही नहीं सकता। तो ये सारी सिचुएशन ना बहुत अलग डायरेक्शन में चली गई, जिस डायरेक्शन में सीजेपी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उनकी कोई मतलब ग्राउंडिंग नहीं थी, वहां पर चली गई। तो वो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी कि आप इतना यूनिक तरीके से आंदोलन लड़ रहे थे, आज की तारीख में जिस आंदोलन के मायने चेंज हो गए अगेन, तो वो आपने क्यों नहीं कंटिन्यू रखा? उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे ही अभिजीत दिपके आते हैं, वो आंदोलन में शामिल होते हैं, सोनम वांगचुक का सपोर्ट मिलता है, उसके बाद से आप देखो कोई ऐसा जो मीम वाली चीज पहले चल रही थी ना, इतनी मजेदार, जो इनको 22-23 मिलियन तक लेकर गई थी, उसके बाद वो सब खत्म हो गया। तो वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल, उसका टाइटल में थंबनेल में मैंने लिखा था, मेरे हिसाब से रॉन्ग बैटल ग्राउंड, कि आप गलत जगह पर गलत तरीके से लड़ रहे हो। तो उसका फिर क्या होता है कि उसका फिर एक ही अंत होता है, या तो फिर सोनम वांगचुक को अपनी जान गंवानी पड़ती, क्योंकि और तो कोई था नहीं, या फिर जो मोर प्लॉजिबल था, जो लग रहा है कि पहले भी ऐसा हुआ है, इरोम शर्मिला के केस में ऐसा हुआ है कि उनको 16 साल तक उन्होंने अपना फास्ट जारी रखा, बार बार उनको सरकार बंद करती थी और उनको खिला देती थी, फिर वापस वो चले जाते थे,
फिर वो उनको करती थी, फिर वो चली जाती थी। तो 16 साल तक वो चलता रहा। मणिपुर में इस्फा के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेक्शन जो प्रोटेस्ट करती रही, वो और भी बहुत लोगों के केस में हुआ है। तो और वो तो उनकी तो डेथ ही हो गई थी। मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, जो आईटी के प्रोफेसर थे, अग्रवाल जी। हाँ, अग्रवाल साहब, तो डॉक्टर अग्रवाल। तो उसमें तो फिर 111 दिन तक वो करते रहे फास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सरकारों को कोई फर्क पड़ता नहीं है इन सब चीजों से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक आंदोलन में हमने मान लिया ना, तो फिर बाकी आंदोलन में भी हमें मानना पड़ेगा। तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। किसान आंदोलन भी जब चला था 1 साल तक, उन्होंने भूख हड़ताल नहीं करी थी। उन्होंने कहा था कि हम यहां पर चक्का जाम करके बैठे रहेंगे, हटा सकते हो तो हटा लो। तो वो अलग यूनिक आंदोलन था उस समय के हिसाब से। तो अब आंदोलन की शक्ल ना, ऐसे आप एक आंदोलन पकड़कर नहीं बैठ सकते कि हम तो भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि आज की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो ये ओके, माय काउंटर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कि आई एग्री कि सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पॉइंट तो था ही नहीं ना, सरकारों को उनके इंसेंटिव से फर्क पड़ता है। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये लोग, भीड़ जब इकट्ठी होगी, जब माहौल बनेगा, जब हर जगह एक ही चीज को लेकर के डिस्कशन होगा, उससे उन लोगों को फर्क पड़ेगा, जो कि मुझे अब जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि जब से, और आपने एक और बात बोली कि भाई वो वाली क्या नाम है, जब से सोनम वांगचुक आए हैं तब से इस पर्टिकुलर को कुछ जान मिली है, लेकिन ये तो हमेशा से होता रहा है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा भारत के इतिहास के पिछले जितने सालों से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं कि भारत के अंदर में कोई व्यक्ति आमरण अनशन पे नहीं बैठा हुआ होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। और मतलब मल्टीपल्स ऑफ पीपल अलग अलग राज्यों में आमरण अनशन पे बैठे हुए होंगे, और जब गांधी थे तब भी बैठे रहे होंगे, लेकिन गांधी का नाम ही इतना बड़ा था और उसी की वजह से तो इतना हाहाकार मन था। मतलब कि गांधी वॉज दैट एंकर ना, कि गांधी के समय पे और लोगों ने भी किया होगा अनशन, लेकिन गांधी क्योंकि इतना बड़ा नाम था, तो जिसकी वजह से अंग्रेजों की आंखें उस तरफ जा रही थी। और ये सेम, ये कोर्स, ये बनाया हुआ नहीं है, मतलब कि ये पर्टिकुलर चीजें डिजाइंड नहीं है, दे आर हैपनिंग बाय देयर कोर्स। अब सबसे पहले इनका नाम आ गया, क्या नाम है, सोनम वांगचुक का आ गया, जो कि आ गए बस, मतलब कि इट वाज सच अ रैंडम इवेंट। हो सकता है कि कोई और व्यक्ति आया हुआ होता, हो सकता है ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता था, क्योंकि हम तो ये भी उम्मीद नहीं कर रहे थे ना कि कोई व्यक्ति अमेरिका छोड़ करके बाहर कुछ 1-2 दिन के लिए भी जंतर मंतर पे बैठने के लिए तैयार होगा। ठीक है, लोग जुड़ते गए। अब इसकी वेव बननी चालू हुई, तो जो लोग बाग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग अब आना शुरू हो गए, पार्टी वाले आना शुरू हो गए, उनकी पत्नी धर्मपत्नी आई, है ना। जब वो मीम चल रहा है ना, हाई कर लो पहले तो वो वाला मीम देखा आपने। तो लोग अब आना शुरू होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब एक्शंस, अब देखिए दिल्ली का जो है वो बदल दिए गए हैं, जो सीनियर मोस्ट जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको चेंज कर दिया गया है, नया बंदा आ गया है, रात को 4 बजे बोल दिया गया है, सुबह इतना बढ़िया तरीके से प्लानिंग है कि चादर लगा करके उठा करके लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हल्की सी भी एक इमेज वायरल हो गई ना, कि जिसके अंदर में उनको सही तरीके से नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि सही तरीके से तो नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति थोड़ा सा मान करके वो चलेंगे कि बंदा रिटेलिएट करेगा थोड़ा सा, कि भैया मेरे को यहाँ से क्यों लेकर के जा रहे हो, तो वो पर्टिकुलर इमेज इंटरनेट पे सारे न्यूज़पेपर में फ्रंट पे छपेगी। अगर गलती से भी ये किसी भी कैमरा में ये चीज कैद हो गई, तो वो सारे के सारे सफेद चादर लेकर के बढ़िया तरीके से, जितने 5 सेकंड के अंदर में निकाल करके लेकर के जा सकते थे, वो 5 सेकंड में निकाल करके लेकर चले गए। अब जो पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, वो ये था कि जब आपने बोला कि व्हाट इज दैट रॉन्ग बैटल ग्राउंड, आपके लिहाज से जब आप कह रहे हो कि ये बैटल ग्राउंड गलत है, व्हाट इज दैट राइट बैटल ग्राउंड आपके हिसाब से? Right battleground is the exact same thing that actually lifted this movement, right? तो जैसा मैंने कहा कि आज के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 22 मिलियन की इनकी आबादी रही, ठीक है, सीजेपी की 22-23 मिलियन लोग हैं, पर 22-23 मिलियन लोग ग्राउंड पर नहीं आएंगे। 22-23 छोड़ो, 2-3 हजार लोग भी ग्राउंड पर आ जाएं, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसकी एक लिमिट है, राइट? पर जिस सीजेपी का गठन हुआ, जिस मीम के बेसिस पर, एसिमेट्रिक वॉर के बेसिस पर, जिस बेसिस पर लोगों ने उनको इतना सपोर्ट दिया, आप वो बैटल ग्राउंड तो छोड़कर आ गए ना वहां पर। वही तो मैं कह रहा हूं आपको कि उसके बाद उस तरह की जो लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ी नहीं गई मीम के लेवल पर, कि आप बार बार सरकार को पोक कर रहे हो कि यार हमें ना
इस तरह की चीज करनी है। आपने उसको बना दिया क्योंकि आपको सोनम वांगचुक का साथ मिल गया, आपको लगा कि हम 2011 को रेप्लिकेट कर लेंगे, तो वो नहीं होता रेप्लिकेट। वो अलग तरह की सरकार थी, वहां पर भी बहुत जिद्दी सरकार थी, आपको पता ही होगा। बट उस टाइम पर न्यूज चैनल्स का सपोर्ट बहुत तगड़ा था, 24 घंटे वही दिखाया जाता था न्यूज चैनल पर हम सब। और ये वन ऑफ अ काइंड था कि भाई इतना जबरदस्त करप्शन बढ़ गया कि सभी लोग उसके अगेंस्ट में आ गए सारे। और जो पब्लिक सपोर्ट की आप बात कर रहे हो ना, मतलब सेलिब्रिटी सपोर्ट की, क्योंकि हम हीरो वर्शिप की आदत है हमें, तो हम जब तक सेलिब्रिटी नहीं दिखता हमारी आंखें चौड़ी नहीं होती। तो उस टाइम पर जो आज छोटे मोटे सेलिब्रिटीज के साथ इनको खुश होना पड़ रहा है, तो उस समय तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर बैठे थे, मतलब आमिर खान से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सभी ने इनको सपोर्ट दिया था। सभी लोग आकर बैठे थे, मिल रहे थे या उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये लोग बोल रहे हैं कि कोई तो कर दो सपोर्ट, तो फिर कुछ कुछ लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं उसको फिर। और उस समय पर जितना पोलराइजेशन था, मतलब आज के तारीख में जितना पोलराइजेशन है समाज में, ये तो हर कोई एग्री करेगा कि आज के तारीख में जितना हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन है उस समय पर नहीं था। तो आज की तारीख में अगर सीता के पति और नीता के पति की बातें आ जाती तो लोग उसको मुद्दा बना लेते हैं। तो ये चीजें क्या होती है कि फिर जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति जिसको कुछ लोग पसंद नहीं करते वो आ जाता है आपके आंदोलन में, जो पहले भी आए थे लोग, तो फिर उसकी हेडलाइन बन जाती है, असली मुद्दा चला जाता है नीचे। तो आप जो रेप्लिकेट करना चाह रहे हो ना 2011 का मुद्दा 2026 में, तो उस टाइम पर ना इंस्टाग्राम था, ना इतना सोशल मीडिया था, कुछ भी, तो कुछ भी वायरल नहीं होता था वहां पर। कोई आया उसमें कोई आया फेसबुक पे पता ही बहुत चला था, मतलब कि मेरे को ये पता है उस टाइम पे फेसबुक पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, मतलब क्योंकि वही बेस्ट था उस टाइम का, तो पर उस नाम टाइम मात्र पर था ना। उसी पर आप देखो, अब जैसे पल पल की खबर आप दे रहे हो ना, उस टाइम पर एक्सेस टू इंटरनेट कहाँ था इतने लोगों के पास में। जो मोदी सरकार के आने के बाद में एक बात तो हुई है कि इंटरनेट का एक्सेस बढ़ गया जियो के आने के बाद में ना। तो अब उस टाइम पर पल पल की जो खबर लोगों तक पहुंच रही है, एक एक पल का हिसाब लिया जा रहा है, उस टाइम पर नहीं था वो चीज। उस टाइम पर हमें जो भी पता चलता था मोस्टली वो फेसबुक, हाँ बिल्कुल, और सोशल न्यूज से पता क्या चल बोलते हैं, जाता था ज्यादातर, न्यूज क्योंकि चैनल उस से वक्त पता न्यूज चलता अच्छी था। कवर हो रही थी। उस वक्त न्यूज अच्छी कवर हो रही थी, तो उस टाइम न्यूज से बहुत इजीली पता चल न्यूज जा से रहा पता था चलता था, जहां तक एग्जैक्टली। तो ये फर्क है दोनों में। तो ये आपने जो लड़ाई लड़ी थी ना, उसको आपने थोड़ा सा उसको कॉपी करने की कोशिश की, जो और उसका एक और रीजन है कि उस समय पर जो आंदोलन हुआ उससे जो पार्टी निकली वो भी वैसी ही निकली जो बाकी पार्टियों जैसी थी, कि मतलब वो सेम काम करने लग गए, और वहां पर भी भ्रष्टाचार के सारे एलिगेशन लगने लग गए, वो भी सेम लोग निकल गए। तो लोगों का थोड़ा फटीग हो गया कि यार उस समय पर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, वो आज की तारीख में सब ऐसे ही है। बाबा रामदेव लगा हुआ था, बाबा रामदेव अन्ना हजारे के साथ में था, कुमार विश्वास था अन्ना हजारे के साथ में, किरण बेदी थी, अरविंद केजरीवाल, ये सब लोग आज अलग अलग तरह की चीजों में लग गए ना। आज हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में चला गया और अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, जो कि ओके है, हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। बट लोग उस आंदोलन से बहुत ज्यादा हताश हुए, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे जैसे लोग तो हुए ही, क्योंकि उस समय पर बहुत पब्लिक सपोर्ट था उस समय पर। तो अगर वो आज होता वन ऑफ अ काइंड तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो दोनों गलतियां मुझे लगता है कि हुई हैं। अगेन, जिस आई एम तरीके नोबडी, ज्यादा जिस बट आई तरीके एम से जस्ट, आपके पास कोई एंकर नहीं था, उस तरीके से ये जो पीढ़ी है इनके पास तो वो वाला एंकर भी नहीं है ना। आप ये देखो, जिस तरीके से आपके पास कोई एक पुराना एंकर नहीं था और आपने केवल लोगों से सुना था, किताबों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, लेकिन आपको पहली बार मौका मिला ना उसको स्क्रैच से अनुभव करने का। अब ये आपका लाइफ का टाइमलाइन हो सकता है कि आपने एक पार्टी में विश्वास जताया, स्क्रैच से उसको बनते हुए देखा, समहाउ इट डिड नॉट वर्क आउट, इट्स टोटली फाइन। 10-15 सालों के अंदर में वो तितर बितर हो गई, 2 राज्यों के अंदर में सरकार, मतलब जो भी अभी आम आदमी पार्टी का हाल हुआ जो हुआ। लेकिन वो लोग जो अभी जो बच्चे साथ में अनशन कर रहे हैं, या जो ज्यादातर लोग आपको वहां पर नजर आएंगे, उनकी उम्र 25 से नीचे की डायरेक्शन में ज्यादातर है। वहां पर 35-40 वाले लोग नहीं मिल रहे हैं आपको। नहीं मिल इसका रहा। मतलब है कि ये बच्चे तो 4-5 साल के थे। इसका मतलब है कि इनका उस अन्ना वाला जो आइडिया था ना, वो भी उनके लिए वैसा ही है जैसे आपके लिए किताबों में चीजें आपने पढ़ी थी। उनके लिए ये अन्ना वाला आंदोलन किताबी है। ये खुद अपना रास्ता तलाश रहे हैं दोबारा से। और टेम्पलेट के अलावा एग्जिस्ट ही क्या करता है, क्योंकि ये टेम्पलेट जो भारत के पास अहिंसा का जो टेम्पलेट है, विच इज
सो गुड, क्योंकि द मोमेंट किसी ने इधर से, क्योंकि आपने उनके सारे हथियार छीन लिए ना। अहिंसा का टेम्पलेट तो मुझे इतना पसंद है कि इट इज वन, मतलब पता नहीं किसने सबसे पहले शुरू किया होगा या किसने सबसे पहले सोचा होगा, लेकिन तुमने सीधे सीधे सामने वाले की पावर ही छीन ली है इतने बुरे तरीके से। तो इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई ऑप्शन भी था, मगर इनकी खुशकिस्मती अच्छी रही कि कोई बंदे ने पहले से ही, मतलब उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि ये लोग आपस में ही बात नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई बॉटम अप चालू हो रहा है बस कैसे करके। एक दोस्त को फोन कर दिया, हाँ तू आ जाएगा क्या, हाँ उसने उसको फोन कर दिया तू आ जाएगा क्या, बस कोशिश चल रही थी और इनको एक बूस्ट मिल गया सोनम वांगचुक की वजह से। माय सेकंड क्वेश्चन, ये पहले ये वाली लिस्ट देखिए कि आज ही ये पर्टिकुलर मांग, अब ये मांग रख रहे हैं। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं। चले, अब मेरे को एक बात समझाएं कि ये इस्तीफा वाला आइडिया है क्या, मतलब कि इस्तीफा क्यों चाहिए? किसी भी व्यक्ति का इस्तीफा से क्या फायदा आएगा, क्या बदलाव आएगा, क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा दोनों की डायरेक्शन में? कि इस्तीफा जिस तरीके से, चलो अनशन तो चलो नजर बुलाने के लिए चाहिए कि अनशन कोई व्यक्ति बैठेगा और उसके ऊपर बहुत लोगों की नजरें होंगी, और तो फिर लोग पूछेंगे भाई मर जाएगा बता, सरकार बचा इसको, तो सरकार फिर कदम उठाएगी, ऐसे भी कदम उठाएगी, उठा के ले जाएगी और हॉस्पिटल में डाल देगी। मगर जो भी है, नजरें आ रही हैं। लेकिन दूसरा मेरा क्वेश्चन है, इस्तीफा कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, इसका क्या हिस्ट्री है, क्या फायदा हो जाएगा और क्या नुकसान हो जाएगा इस्तीफे का? पहले एक सेकंड में पहले वाली बात करना चाहूंगा कि अगेन पैरेलल्स अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, और पैरेलल्स तो सब लोग ड्रॉ कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग उस समय पर 5, 7, 10 साल के थे, 10 साल के थे, वो आज 20-25 साल के हैं, तो 10 साल वालों ने भी देखा था ना। इट्स नॉट एज फार एज द फ्रीडम मोमेंट, राइट, जिसको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है या फिर मूवीज वगैरह में देखा है। तो इट्स नॉट एज फार ऑफ दैट मोमेंट, हर किसी ने देखा है वो, भले ही वो 5 साल का 10 साल का बच्चा हो या 25 साल का बच्चा हो, डजंट मैटर। तो उस समय पर क्या हो रहा था, पैरेलल्स अगेन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। भूख हड़ताल इज अ वेरी लेजिटिमेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट वो समय के हिसाब से किया जाता है। और उस दौरान आप जब काम कर रहे हो तो आप अपना जो मेन हथियार है उसको आप छोड़ मत दो, उसको भी चालू रखो, एनोनिमिटी को चालू रखो। वो 2 चीजें छोड़ दी गई। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि आपने जिस बेसिस पर अपना गैदर किया ऑडियंस, जैसे मैं आज डिबंकिंग वीडियोस बनाता हूँ, मैं कल को मूवीज रिव्यूज करने लग जाऊं पूरे के पूरे, कोई देखेगा मुझे? नहीं देखेगा, क्योंकि दैट्स नॉट माय फोर्टे। तो वो चीज आपने छोड़ दी, अपना मेन हथियार छोड़ दिया। दूसरी बात कि जब अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, बाकी लोग अनशन पर बैठे थे, तो सरकार उनसे रेगुलरली बात कर रही थी, सरकार या सरकार के लोग। ऐसा नहीं था कि पीठ मोड़ ली गई है कि यू डू वॉट एवर यू डू, हम देख लेंगे 20वें दिन तुम्हें उठा लेंगे। तो ये जो चीज करी गई ना, इट्स नॉट ओनली बैड, इट्स विथ जीरो डिग्निटी। जो मैंने आज सुबह बोला था, मुझे एकदम से लगा कि यार ये तरीका, जिस तरीके से आपने उसको उठाया है ना, उस व्यक्ति को, जो उठाने का तरीका है ना किसी व्यक्ति को, कि हर कोई इंसान एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, आप भले ही सपोर्ट करें ना करें, बट बेसिक ह्यूमन डिग्निटी आप डिजर्व करते हैं कि किस तरीके से किसी इंसान को अनशन से उठाया जाएगा। ठीक है, भले ही वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, डजंट मैटर। और एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल समाज में डिजर्व करते हैं। वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो वो जैसा आप बोल रहे हो चद्दर वद्दर लगाई गई, वो चद्दर भी इसीलिए लगाई गई ताकि, आप जैसा आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, कि कोई वीडियो ना आ जाए। पर उस दौरान भी वीडियो आए, जब वो लेकर जा रहे थे ना ऐसे खींचकर, तो वो वीडियोस आए और वो वीडियोस हॉन्ट करेंगे सरकार को आगे भी, ये मैं बोल रहा हूँ साफ साफ। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज हो जाती है और लोग भूल जाते हैं, वो अलग बात है। तो ये जो तरीका था वो बिल्कुल सही नहीं था, और दोनों में पैरेलल्स अगेन ड्रॉ करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आपने बोला कि कल को अगर आप फिल्म रिव्यूज करने लग जाओगे तो कोई क्यों देखेगा? मुझे ऐसा लगता है कि यू नेवर नो, क्योंकि जब इवोल्यूशन का जो आइडिया है वो वेरिएशन का आइडिया है ना, कि आपको नहीं पता कि क्या चीज चल जाएगी। इसलिए क्या क्रिएट करते हैं हम लोग भी, जब डिस्कशन चलता है हमारा, प्रिंसिपल हमारे इवोल्यूशन के आइडिया पे ही चलते हैं कि वेरिएशंस क्रिएट करो और उसमें से जो चीज चलती है आपकी, उसके ऊपर आप आगे जा सकते हैं। पहला तो ये तो बिल्कुल चल सकता है आपका फिल्म वाला रिव्यू वाला काम। दूसरा नहीं, मैं इसमें एक और चीज, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर फिल्म रिव्यूज भी करूंगा ना, नो प्रॉब्लम इन ट्राइंग, बट मैं अपना जो फोटे है, जो मेरा फोटे है कि मैं थोड़ा बहुत साइंस जानता हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा।
अगर मैं फिल्म रिव्यू भी करूंगा ना तो मैं उसमें साइंस लेकिन घुसेड़ने इन की लोगों ने कोशिश कहाँ करूंगा। छोड़ा, छोड़ दिया जितने ना सर। जो भी क्या क्या छोड़ा, क्योंकि अगर मैं देखूं, क्योंकि ये लोग अगर ऑफलाइन आए हैं, तो अगर इनके खुद के दौर पे अगर ऑनलाइन प्रेजेंस पे कम हुए हैं, तो बाकी इनके ग्राउंड पे उतरने की वजह से दुनिया में जितने भी लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, समझ रहे हो, आपके जो रैंडम फूड व्लॉगर पहुंच रहे हैं, एक रैंडम इधर से न्यूज वाले पहुंच रहे हैं इधर से, मतलब कि अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं, इनके दौर पे कम हो सकते हैं, कि इनके दौर पे कम हो गए होंगे, चलो मान लिया, लेकिन इंटरनेट की जो प्रेजेंस है, जो ऑनलाइन वाली जो प्रेजेंस फैला था, वो उसमें इजाफा ही हुआ है इनकी पहले की एग्जिस्ट, क्योंकि उस टाइम पर कोई न्यूज कोई रैंडम लोग नहीं डालते थे। अभी आप देखेंगे तो दिल्ली की एनसीआर में जितने भी यूट्यूबर सो कॉल्ड या इंस्टाग्राम वाले लोग हैं, वो एटलीस्ट घुमा फिरा करके पहुंच ही रहे हैं। वो एडटेक वाले बंदे पहुंच रहे हैं, और टिपिकल जो आप देखते थे, जो सीपी पे इंटरव्यू लिया किया करते थे जो लोग, वो तो सारे के सारे पहुंच रहे। तो अगर मैं इसका ओवरऑल आउटकम देखूं, तो मुझे तो ये बढ़ा हुआ ही नजर आएगा पहले से। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल करना चाहिए था, बट आपका जो एक होता है ना, यूएसपी होता है हर किसी इंसान का, राइट, जिस बेसिस पर लोगों ने उसको पसंद किया, जो कि एक यूनिक चीज है, आप जो उसकी कि बात कर रहे हो कि जो हमने ये डिस्कशन किया था कि एनोनिमस वाला काम कर लो, और वो वो भी बैठ करके ट्विटर वाला। और हार्ड हिटिंग मीम्स जो है ना, मीम्स की जो ताकत है मेरे ना, को बहुत किसी ने तो मैसेज किया था दादा कि हम लोग ये अंडररेटेड है वो आइडिया बहुत। फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिसको आपने जाने दिया एज इट इज। आप सीजेपी का इनिशियल वाला रूप देखो ना, इनिशियल वाला रूप आज से जब 1.5 महीने पहले की बात है शायद, तो तब जब एक एक मीम जो आ रहा था ना, वो जबरदस्त आ रहा था कि भाई तो उस चीज को आपने खत्म कर दिया, उसको आप चालू रखते ना। अगर आपको ग्राउंड पर उतरना था, ग्राउंड पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदा पुरानी बना रहा था वही तो ग्राउंड पे उतर गया, जो बंदा ये काम कर रहा था वही बंदा तो ग्राउंड पे उतर गया। तो वही मैं तो कह फिर रहा हूं वो कि आपके पास और बंदे कमी है नहीं है ना, आपके पास बंदों के नंबर की तो कमी नहीं है ना। आप उस चीज को कैसे भी कैसे करके चालू रख सकते थे, उसको इनोवेट कर सकते थे उस फ्रंट पर भी, ये मैं बोल रहा हूं सिर्फ, क्योंकि उससे ज्यादा लोग रिलेट करते हैं, भूख हड़ताल से कम लोग रिलेट करते हैं। इस पर्टिकुलर आइडिया पे इतने इतने व्यूज रखते हैं। हम आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से चलते हैं कि भाई साहब की शुरुआत इनकी आई क्यों? सोनम भाई इधर एग्जिस्ट क्यों कर रहे थे, मतलब ये इसकी लपेटे में आए किस तरीके से? मुझे लगता है इन लोगों ने आपस में बात करी और सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं आपको समर्थन देता हूँ। हाँ, अब समर्थन देता हूँ कि मैं एक बार आऊंगा। उन्होंने बोला था कि आप आइएगा गुलाब का फूल और संविधान लेकर के एक बार विजिट इंटरव्यू लगाने आए लिया थे। था आई थिंक विजेता दहिया ने या किसी ने, और उसके बाद उन्होंने उनकी बात चली और उन्होंने कहा यार ये लेजिटिमेट मुद्दा है, आई थिंक आई कैन एसोसिएट विथ यू गाइस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा भले ही सीजेपी को सपोर्ट कर नहीं रहा हो, ठीक है, उसके कुछ डिफरेंसेस हो, बट वो सोनम वांगचुक की जो पॉपुलैरिटी है वो मच बिगर देन सीजीपी है, ठीक है, मच बिगर मच बेटर देन सीजीपी है। तो अगर कोई व्यक्ति उसके साथ जुड़ता है आंदोलन के साथ, तो वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। सेम वो अगेन पैरेलल्स ड्रॉ करूंगा, जैसे उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन में अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था, किरण बेदी को लोग जानते थे बट इतना उस तरीके से नहीं जानते थे, बाबा रामदेव को लोग वैसे नहीं किरण जानते थे, बेदी को तो सब जानते थे, कैसी बात? किरण वैसे बेदी और उस बाबा तरीके रामदेव से, को तो जानते थे, इन उस दोनों को तरीके से नहीं जानते जानते थे। अरे हम्म। बाबा रामदेव वाज नॉट बाबा रामदेव एट दैट टाइम, ही वाज लाइक वेरी स्मॉल बिजनेसमैन, आप समझो। वो स्वदेशी के मुद्दे पर बैठा हुआ रहता था, और जो उसका नेटवर्थ है ना, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर, कुछ भी लेकिन नहीं वो था। एंड कंपनी वो भी तो नहीं आई थी ना उस टाइम पे। उस टाइम पे तो वो नहीं आई थी, नाम बहुत बड़ा था, लेकिन मतलब रिलेटिवली आप बोलोगे तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस टाइम पर वही वो बोल रहा सुबह हूँ। सुबह हर घर में फैल चुका था बाबा, सुबह सुबह वो योग करा पर के। उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से आज उसको देखा जाता है, पर खैर, पर लोग मतलब उस समय पर इन लोगों की अलग अलग पहचान थी, बट जो क्रेडिबिलिटी मिली ना, वो अन्ना हजारे की वजह से मिली है कि अन्ना हजारे बैठकर हाँ, वहां पर अनशन कर रहा है भाई आए। सबके लिए। तो वो चीज, सेम चीज यहां पर हो गई सोनम वांगचुक के साथ में, कि सोनम वांगचुक का नाम जुड़ गया, क्रेडिबिलिटी जुड़ गई किसी इंसान की, वो अनशन कर रहा है, बाकी लोग तो अनशन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो उस चीज ने इसको बहुत आगे, उस जो बड़ा बोल रहे हो ना कि बड़े हो गए लोग, वो इसी वजह से हुए हैं। अगर अगर हाइपोथेटिकली आप मान लो कि यहां पर सोनम वांगचुक नहीं है, तो जो सपोर्ट मिल रहा है ना, उसका उसका 70-80% सपोर्ट तो वैसे ही खत्म हो गया,
क्योंकि जिस तरीके की चीजें चल रही हैं वहां पर रैंडमली अलग अलग तरीके की लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं, तो उसी में सारा सिमट कर रह जाएगा। वो जो सेंट्रल पार्ट रहा ना कि सोनम वांगचुक है वहां पर, एंड सोनम वांगचुक की जो पास्ट क्रेडिबिलिटी रही है, जो भी रही है, भले ही लोग कुछ भी बोले, चाइनीज एजेंट बोले, पाकिस्तान का एजेंट बोले, बट एटलीस्ट उस इंसान की एक पॉजिटिव इमेज है सबके मन में। मतलब जो भी बुराई करता है ना, वो एटलीस्ट ऐसे छुप छुप के करता है कि तुझे कि अच्छा तो है, बट ये देख ये वाला भी है उसका, छुप छुप कर खाता है, जाकर छुप छुप कर रोता है बाथरूम में, या बोलता है कि मुझे कुछ रोता नहीं है? तो ओवर ही खिला दो। अबे यार मतलब ये भी बन रहा है, ये तो नहीं देखा मैंने। कहता है कि एक ओवर ही खिला दो, एक बैट पकड़ाया हुआ उसके हाथ में और कहता है एक ओवर ही खिला दो यार, कुछ नहीं तो। या फिर हाथ जोड़कर वो मीम बने अच्छा। हुए हैं कि अरे गाली खिला दो कुछ नहीं तो वो सब लोगों ने बहुत बनाया है। मतलब उस डायरेक्शन में, मतलब जितना सपोर्ट के डायरेक्शन में है, आई थिंक उतने ही दूसरे डायरेक्शन में है, जो उसको चाइनीज एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, वो सब डिक्लेयर कर रहे हैं। दोनों ही मतलब बराबर है, जो मतलब लेफ्ट वर्सेस राइट की जो चलती रहती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें ना पैरेलल हैं, तो उसी वजह से लोगों का सपोर्ट मिला है, उसी वजह से लोग आए हैं, तो बड़े बने हैं वो इसी वजह से हैं। अभी यहाँ पर क्या बात चल रही है कि पहली बात तो ये मुद्दा, दूसरी बात तो उठाया कैसे, तीसरी बात अब क्या होगा। तो वो तीनों चीजों पर सारे सबका, मैंने आज कम से कम बहुत सारी रील्स देखी होंगी, और उसी बात पर मैं यही देख रहा हूँ कि सब या तो बात कर रहे हैं कि इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में। मतलब मुद्दे की बात हमारे यहाँ पर वो होता है ना कि लकीर का फकीर बन जाते हैं। वो पीपली लाइव देखिए आपने, पीपली लाइव देखिए ना, तो वैसा सिचुएशन है अब एक्चुअल हमारे देश में, कि या तो कुछ लोग गरियाएंगे या फिर कुछ लोग करेंगे, सपोर्ट देंगे किसी भी कॉज में, हर जगह पर एग्जैक्टली वहीं पर। और अब आपको क्या लगता है, कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब आपको क्या लगता है कि क्या मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से, और आगे इस आंदोलन का क्या भविष्य आप देख रहे हो? मांग क्या होनी चाहिए? हाँ यार, अदर मांग से देन जो बहुत बातें फर्क पड़ता हमने है। डिस्कस करी एजुकेशन में, जो मुझे लगता है कि मैं इसको उड़ा दूंगा क्योंकि वो सबसे सबसे ज्यादा लेस वॉच्ड होगा वो हमारे पूरे वीडियो का, मैं लेकिन लोग इसको अगर skip ट्राई करेंगे। करता ना, तो ऐसे ट्राई करता कि सेंसेशनल मांगे रखो, मांगे हमेशा सेंसेशनल रखो, क्योंकि देखो बदलाव आना है दो तरीकों से। एक है शॉर्ट टर्म में सेंसेशनल मांगे रखो, दिमाग खराब हो जाएगी, क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे कर रहे हो, क्योंकि पता है कि बदलाव उससे आना नहीं है, तो उसका इस्तेमाल करो केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों की आंखें फाड़ने के लिए। आईबॉल्स। और लॉन्ग टर्म वाला और लॉन्ग टर्म के लिए तुमको घुसना ही पड़ेगा, मतलब चाहिए ही होगी वो पावर्स, वो चीजें, मतलब ये तुम्हारा खुद का वो टीम गठन करना पड़ेगा। वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट ज्यादा है, क्योंकि वो आइडिया तो सरकार के पास भी है। तो शॉर्ट टर्म में तो बिना लॉजिक के सबसे ज्यादा सेंसेशनल मांगे रखो। ये बिल्कुल सही है कि सीधे मोदी जी पे वार करो और मोदी जी को अपना कॉम्पिटिटर बनाओ, छोटा कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए, आप सीधे बड़ा कॉम्पिटिटर बनाओ, क्योंकि जितना बड़ा दुश्मन होगा उतना ज्यादा उन्हीं के खिलाफ रील्स बनेंगी। तो अब मोदी जी के जितने चाटुकार होंगे वो उनके उसमें अपने बिलों से निकलेंगे डिफेंड करने के लिए। अब ये जितने भी लोग डिफेंड करने के लिए निकलेंगे, अब इनको लपेटो। तो इसका इस्तेमाल लॉजिक से ना करें, भावनाओं से करें, कि भावनाओं के तहत जितनी ज्यादा बिजार से बिजार डिमांड हो सकती है वो डिमांड मांगे, उसका लॉजिक ना देखें, क्योंकि लॉजिक देखोगे तो कुछ इज्जतदार चीज मांगोगे, और उतना उनके पास दिमाग नहीं है कि तुमको एंटरटेन करे तुम्हारी लॉजिक वाली डिमांड को। छोटा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, डायरेक्ट, मतलब लगे कि हर बंदा सड़क चलता व्यक्ति जो मांग कर सकता है। क्योंकि अगर तुमने कुछ ऐसा मांग लिया कि जो कॉम्प्लिकेटेड है, नुआंस्ड है, वो वहीं मर जाएगा, वो उसकी लाइफ टाइम नहीं बचेगी। तो जितना बुरे से बुरा, जितना सेंसेशनल से सेंसेशनल मांग रख सकते हो वो रखनी चाहिए वो, और उसके अंदर में भी कर दो, इस्तीफा की जगह कुछ और कर दो उसको, बोलो मतलब कि जितना, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ समझ गया मैं, समझ गया आपके जज्बात। हाँ, मैं ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है, मैं वहां से याद दिला देता हूँ। ब्लैक मिरर का ना सीजन 1 का शायद पहला ही एपिसोड है, तो उसमें ना नहीं, वो तो ना हो पाई, वो तो मैं देते ही अरे भाई, ब्लास्फेमी का मतलब केस लग जाएगा उस बंदे पर। दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ ना, कि मतलब सेंसेशनल की इतना ज्यादा कि बात फैले, समझ रहे हो आप, कि उसका लॉजिक मत लगाना वहां पे, कि वो इतनी सेंसेशनल बात होनी चाहिए जो डिमांड करो। पर उसमें एनोनिमिटी होती तो वो हो सकता था, एनोनिमिटी होती तो वो हो सकता था, पर नहीं ठीक एनोनिमिटी है, नहीं मतलब है तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? अब उसके अंदर में जैसे ये लोग क्या बोलो कि लाल किले पे आके माफी मांगे, मतलब समझ रहे हो कि
कुछ भी करो, ऐसा सेंसेशनल करो कि तुम्हें भी पता है कि नहीं होने वाला है, लेकिन वो ऐसा होगा कि जिसका चर्चा फ्रंट पेज पे हो। उसको भावनाओं से खेलो। ये शुरुआत वाला शॉर्ट टर्म गेम या फिर ये पॉलिटिक्स का गेम तुम अगर लॉजिक से खेलने के लिए आओगे, वो ऐसा पकड़ के मारे भाई, 50 साल का एक्सपीरियंस है उनको। एक जुमला तुम पानी भरते नजर नहीं आएंगे, जितने भी नए नवेले लोग हैं ना। तो इसलिए उनका खेल उन्हीं की तरह खेलना पड़ेगा कि मतलब वो नायक वाला डायलॉग। नहीं पर वो तो फिर जैसे ब्लास्फेमी हो जाएगी ना। वो तो आज की तारीख में मोदी की बात, मोदी को अगर सेंसेशनल इंडिया के कंटेक्स्ट में जितना सेंसेशनल हो सकता है उतना कर लो। मतलब ये वही मैं पॉइंट कह रहा हूँ वाज कि कोई भी डिमांड की जाएगी प्रधानमंत्री से, तो वो तो आज की तारीख में वो तो उसको देशद्रोह करार दे दिया जाता ना कि भाई मोदी के विरोध में तो आप बोल रहे हो तो आप देश विरोधी हो। यही तो नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी विरोध इक्वल्स देश विरोध, बीजेपी विरोध मतलब देश विरोध, मतलब तुम गद्दार हो, तुम साले अर्बन नक्सल हो, तुम पता नहीं क्या क्या हो, पाकिस्तान चल ही रहे प्रेमी हैं हो, तो दिस एंड क्या दैट। कर लोगे। ये सारे जितने आपने गिनाए ये सब चल रहे हैं, यही चल रहे हैं इंटरनेट पे। जो भी यही चल रहा है ना, ऑपोजिट वही कह रहा हूँ। में जो ऑपोजिट में है वो यही चला रहे हैं, वो बैठ करके बेचारे। हमारे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था आज, कहते हैं तुझे भी पैसे मिल गए। मैंने कहा नहीं मिले, अरे दिला दे, मैं बताता दिला हूँ। दे। मैंने कहा मुझे नहीं मिले, दिला दे। नहीं, पहली बात तो मैं पहला कमेंट के एंटरटेन नहीं करता, क्योंकि द मोमेंट मैंने कमेंट किया बात स्टार्ट हो जाएगी। इट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी डन ऐसे, अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू गेन अटेंशन, तब तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से वो लगाओ, मतलब कमेंट का रिप्लाई करो। लेकिन मैंने जो तरीका कर रहा हूँ, मैं सीधे फिल्टर लगाता हूँ कि पेड मेंबर का, और जो भी पेड मेंबर ने लिखा है बोला है मैं उसका रिप्लाई भले से कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ। लेकिन मैं 10,000 व्यूज पे 10 बंदे अगर कमेंट कर रहे हैं, मैं क्या करूं। इतना घटिया सैंपल साइज है। 10 बंदे, 10,000 जो व्यूज है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आज वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आम इंसान को गाली दी है कि भाई इधर से अपनी जवाबदेही तय करना उतना ही जरूरी है। तो उसके अंदर मैं आपने कमेंट वीडियो बनाया क्या आज? मतलब कि मैंने बनाया था कल, और मैंने ये सेंट्रल प्रमाइस रखा है कि हम कमीने, हम हमारी गलती है। तो क्योंकि मैं बिल्कुल ऑपोजिट व्यू देना ऑपोजिट क्या मतलब 90 to 99% यही व्यू चल रहा है ना कि ये ऊपर के लोग कमीने हैं। वह कि ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम टॉप डाउन वाला करो, लेकिन भूल मत जाना कि ये जो हो रहा है वो नीचे डिमांड से भी उतना ही ज्यादा तय होता है। तो हम लोग अपना अकाउंटेबिलिटी, दूसरे की अकाउंटेबिलिटी मांगते मांगते खुद की अकाउंटेबिलिटी न त्याग दें, जो कि ज्यादातर लोग त्याग देते हैं। तो उस लिहाज से मैंने बनाई है कि डिमांड और सप्लाई और इंसेंटिव के बेसिस पे कि हम कमीने हैं। नहीं, हम तो हैं ही। हाँ, हम में और नेताओं में कोई फर्क है नहीं। बेसिकली वही वाली बात है कि हम में से ही तो नेता गए ना, तो हमारी फितरत में कमीनापन है, तो उनमें हमसे ज्यादा है, इसलिए वो ऊपर पहुंचे हैं। तो ये जो कर यही रहे तो हैं वो टॉप कॉमन। डाउन है, करो, मतलब कि बिल्कुल करो। बस मैंने उसके अंदर में ये नया नुआंस डालने की कोशिश की कि बस ये मत भूल जाना कि हम लोग भी उतने ही ज्यादा जिम्मेदार है। बट खैर, पॉइंट इज कि अब उसके अंदर में, क्योंकि मैंने लोगों को ही गरिया दिया, खुद को ही गरिया दिया, तो उसमें कमेंट अच्छे वाले आए हुए थे। तो मैंने उसमें बस फिल्टर लगा दिया कि भैया हमारे को पैसा जो दे रहा है, जो हमारे 225 मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपन उनकी बात सुनेंगे, बाकी टाटा बाय बाय, दोस्ती बनी रहे। दोस्ती बनी रहे। नहीं, मैं तो क्या होता है, कभी मूड होता है तो ही रिप्लाई करता हूँ, अदरवाइज तो आई जस्ट लेट देम गो। बट कई बार होता है ना कि अब मेरे को लगता है कि अब दिमाग खराब हो जाता है कभी इंसान का, तो कहता हूँ कि भाई तू ले रिप्लाई मेरी तरफ से, और फिर मैं दोबारा रिप्लाई नहीं करता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, तो हो गया, बात खत्म। बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बहरहाल कि भाई अब आपको क्या लगता है कि अब जैसे अभी भूख हड़ताल पर बैठे थे तो ट्रैक्शन मिल रहा था, अब ट्रैक्शन थोड़ा बढ़ेगा कुछ दिनों तक। अब ये भाई साहब बैठे हैं, अभिजीत दिपके बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर। पहले कहते थे कि इनका संदेश के साथ एक पार्टी इंटरव्यू था। रहेंगी, चंद्रशेखर एंट्री लेगा 20 तारीख को, और 20 नहीं, तारीख पर के बाद मैं ये में, पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल तो पूरा होने दो। हाँ सॉरी माय बैड, मेरा सवाल तो पूरा होने दो। सॉरी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब पहला सवाल का जवाब, मतलब ए पार्ट है कि अब ये भाई साहब बैठे हैं, तो आपको क्या भविष्य लग रहा है? मतलब कि एक तो इनका पर्टिकुलरली कि ये तो बोल रहे थे पहले कि मैं भूख हड़ताल नहीं कर सकता, मेरे को तो माइग्रेन हो जाता है, इसलिए नहीं कर रहे थे पहले, और भी बाकी लोग भी नहीं कर रहे थे। अब ये बैठे हैं भूख हड़ताल पर,
तो एक इनके हिसाब से, और दूसरा कि आंदोलन के हिसाब से क्या भविष्य आपको लग रहा है? ये बैठेंगे 20 तारीख को, जिस दिन उनका टूटेगा उस दिन लगे हाथ इनके दोस्त लोग इनका भी तोड़वा देंगे। तो 20 तारीख को सब लोग का अनशन जो है इस तरीके से रुक जाना चाहिए लॉजिकली, क्योंकि 20 तारीख को ये लोग मार्च करने जाएंगे तो भाई का 2 दिन का रह जाएगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला है कि इन्होंने तो तोड़ दिया, इन्होंने तो रोक दिया, क्योंकि फिर इनकी तरफ से सुपरसीड कर जाओगे ना तुम वांगचुक जी को, वो हो नहीं सकता। तो ये 2 दिन का रख करके घर वो हो जाएंगे, मतलब कि 2 दिन के बाद सबका व्रत जो है वो खत्म हो जाएगा, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि उनका तो तुड़वा दिया आपने और खुद जो है वो चल रहा है। तो इनके भाई लोग जो दोस्त लोग आस पास हैं वो शायद बोल देंगे अरे नहीं हम और ये करेंगे वो करेंगे, आप सब लोग एक साथ पानी पी लो। चलो पिला दिया, सबको पिला दिया। तो ये तो हो गया जहां तक है उसका अनशन वाला जो है पार्ट है उसका। दूसरा क्या था आपका, और क्या था कि इस आंदोलन का क्या भविष्य है आप देखते हो? अच्छा, बहुत भविष्य ही क्या बोरिंग देखते हैं? सवाल है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा, प्रेडिक्टिव ही यार होगा। मोदी मतलब जी वो predict नहीं कर कर सकते रहे हो हैं। आप। मतलब मोदी जी का जो इतिहास है और मोदी जी का जो वो है ना, वो ये है कि वो बहुत आसानी से मैनिपुलेट तो कर सकते हैं जो भी चल रहे हो मार्केट के अंदर भाई। तो आप देख लो ना, नचा दिया भाई केजरीवाल को, समझ रहे हो? उन्होंने लॉन्ग टर्म की एक स्ट्रेटेजी बना करके ऑलमोस्ट मार दिया आम आदमी पार्टी को, समझ रहे हो? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के अंदर में दिल्ली में से ऑलमोस्ट सफाया कर दिया अपनी स्ट्रेटेजी के तहत, जो कि उन्होंने मतलब उनसे बेहतरीन कौन करेगा ये वाले काम। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी एग्जिस्टेंस मोदी जी के आभार पर ही चल रही है। मेरे को तो ये लग रहा है कि मोदी जी को लगेगा कि बंद करा दिया जाए इनको, तो बंद करा दिया जाए, जिन कि कुछ भी करके मोदी जी चाहे तो कल को ये मतलब पूरा या तो इतने बड़े लेवल पे मोदी जी सोच रहे हैं कि इस माहौल को थोड़ा बढ़ने दो, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तब वो स्ट्रोक चलेंगे कि अरे देशवासियों हमें तुम्हारी इतनी फिक्र है, लो ये 2 मंत्री जो है हमने एसआईटी बिठा दी है, ये उसके के हमने इनसे लिखवा लिया है कि एसआईटी में अगर ये लोग पाए गए क्या नाम है दोषी, तो इनका जो हमने देखो ये ले लिया है इनसे इस्तीफा, अगर एसआईटी में ये दोषी पाए गए तो इसका ये इस्तीफा ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगा। मतलब कुछ भी करके बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं वो। तो ये ना मेरे को लगता है कि मिनिमम लेवल पर मोदी जी इसको जिंदा रखेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि उनको किसी भी तरीके से नुकसान। वो आप जिंदा अमित शाह रखेंगे ताकि साहब माहौल को कम चलता रहे। क्रेडिट दे रहे हो? जो स्ट्रेटेजिस्ट हाँ है ना मतलब वो अमित शाह है यही तो मैं बोल बेसिकली। रहा हूँ। तो इससे बढ़िया क्या स्ट्रेटेजी होगी कि उन लोगों ने इनको मिनिमम लेवल पे जिंदा भी रखना है, ऑब्सोलीट नहीं करना है, बड़ा भी नहीं होने देना है, इतना रखना है कि जनता इसमें उलझी सी रहे। सब लोग कहेंगे तुम हंस रहे हो, बट एक विलन था अजीत, आपको ध्यान होगा। अजीत का एक डायलॉग है, I'm 100% श्योर कि अजीत का डायलॉग है, कि वो कहता है कि मैं ये पानी में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तुम्हें जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा। अच्छा। तो ये वही वाली बात है शायद, कि मतलब कि आपको इतना बड़ा भी नहीं, क्योंकि आप बेसिकली यही तो कर रहे हो। आप 20 दिन तक का वेट कर रहे हो कि 20 दिन तक हम देखेंगे, और जब आपको लग रहा है कि ये जो मानसून सत्र चालू होने वाला है उससे पहले इसकी सफाई कर दो जल्दी से। अब तो सरकार ने मतलब दिल्ली के उसने बोल दिया ना कि भाई जो नए कमिश्नर साहब है कि तुरंत खाली करो, हो गया बस तुम्हारा जितना होना था। क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि मॉनसून सत्र चल रहा है और उधर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, दोनों कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि वो आपको लग रहा है ना कि वो जाकर संसद में जाएंगे तो वो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड पिक्चर। अगर कोई पिक्चर चलती है ना बीबीसी से, मतलब सरकार को फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरनेशनली ये सारी हेडलाइंस जब चलती है ना तो बहुत अभी से चल रही है वैसे तो, बट जब वो संसद तक पहुंच जाती है ना बात कोई, तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल हेडलाइन थोड़ा सीरियस लेवल पर बन जाती है। तो शायद वो कहेंगे कि इसको सब खत्म कर दो, जो हो गया हो गया। और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि वो किसी को हटाएंगे, क्योंकि फिर वही वाली बात है कि आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगा कि हमने हार मानी, एक्सेप्टेंस में आ जाएगा, तो वो गलती नहीं हुई थी कहेंगे कि हमसे। एसआईटी वैसाईटी भी, क्योंकि अगर एसआईटी बनानी होती तो वो उन बच्चों के एसआईटी इसमें नहीं बनेगी। मतलब आई वाज जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल इन सच अ डायरेक्शन कि मोदी जी के पास इतने बढ़िया हथियार हैं, इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजीज हैं कि वो देखिएगा कि इसका बेस्ट ऑप्टिमाइज इस्तेमाल करेंगे, वो इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे। क्योंकि
ये बोलना चाह रहा था मैं केवल और केवल कि वो ये जो माहौल क्रिएट हो गया है, क्योंकि राजनीति के अंदर में ये थोड़ी है कि आपके जो डिसेंट वाले लोग हैं उनको अगर आपने बिल्कुल हटा दिया तो वो ओपन डिक्लेयर हो जाएगी, तानाशाही जो है वो ओपनली डिक्लेयर हो जाएगी। तो वो उसके तो लिए हो बड़ा गई ना जरूरी आज। है कि खेलते हुए, नहीं यार इतने से कहाँ हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो मोदी जी हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये सारा का सारा बोला जाएगा कि पुलिस वालों ने और हाई कोर्ट ने मिलकर किया, कि हाई कोर्ट ने और हाई कोर्ट से दिल्ली पुलिस वालों ने ऑर्डर ले लिया था कि जब भी उनको लगेगा कि ये व्यक्ति की मरने की संभावना हो सकती है, वो उनको विद इन लॉ कहाँ ले जा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। और ये सब लिखित में हुआ है। ये इतना मजाल नहीं है कि ये दिल्ली पुलिस वाले आ जाएं और उठा करके किसी को भी ले जाएं। वो दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें चलता है, बातचीत में चलता है। और उन लोगों ने पहले से ये हर व्यक्ति के लिए परमिशन ले रखी होती है कि जैसे इन व्यक्ति की लगेगी कि इस व्यक्ति की जान जा सकती है, तो फिर आप जो है इनको असिस्टेंस के लिए उठा करके हॉस्पिटल ले जाइएगा, वहां पर निगरानी दीजिएगा। ये हुआ है, मतलब बिना उसके हो ही पर नहीं वही पाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर में तो ये लिखा है ना कि निगरानी में रखा जाए, निगरानी की जाए, बट ये थोड़ी कहा है कि आप लूप होल, चदर लगा यही के तो उठा के ले जाओ। और है क्या लूप होल क्या होते हैं इसके अंदर में लूप होल और होते ही क्या है कि हमको लगा कि व्यक्ति आज जो है 20वां दिन है, 20 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, डॉक्टरों ने कहा है कि 15 दिन के बाद तो हालत क्रिटिकल हो सकती है। जबकि वो आप जिस दिन से शुरू कर रहे हैं उस दिन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आपने बस ये जनरली मान लिया कि आप 15 दिन में भाई किसी की हालत खराब हो सकती है, क्रिटिकल सिचुएशन है, अब ये स्टेप लिया जा सकता है, तो ले लिया उन लोगों ने 2 दिन पहले। तो सब कुछ बढ़िया तरीके से मैनेज करवाया जा रहा है। राजनीति जैसे मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे कि पैसे लेकर के कौन कौन सी रीलें बन रही हैं, अभी मुझे तब से मुझे दिख रहा है कि भाई किस लेवल पर मैनेज होती हैं चीजें। कौन सी रीलें बन रही पैसे लेके? अरे बताएंगे, फिर ऑफ कैमरा बताऊंगा। आपको भी तो ऑफर नहीं आया कहीं आपको भी तो अभी ऑफर नहीं आया कहीं? तो मैं सबसे पहले दिल्ली सर बनाया था ना। किसने बनाया था? मैं सबसे पहले बना देता ना अगर ऑफर आया होता तो। वही तो ना, कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है हमको, तो हम तो बैठे हैं तैयार लेकर अपना कटोरा एंटी नेशनल तो पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? बट खैर, तो आपको लग रहा है कि ये चलेगा, मतलब कि जब तक चलेगा जब तक कि मोदी जी चाहेंगे। बेसिकली बॉटम लाइन ये है हाँ, कि मोदी जी चाहेंगे जब जब तक तक वो चलेगा, चाहेंगे उसके बाद चलेगा। सुपड़ा साफ कर देंगे जिसको बोलते हैं। यस, प्यार तो से। 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के बाद आपको क्या लगता है? 20 तारीख के तो बाद ही होगा जो होना है, अभी तो बहुत टाइम। 20 तारीख तो अभी 20 तारीख को तो ये वाला प्रोग्राम चलना है कि 20 तारीख में ये लोग आपस में खेलेंगे। और आपस में खेलने का मतलब है कि सब वो चंद्रशेखर आएंगे, चंद्रशेखर के साथ लोग आ रहे होंगे, 1-2 लोगों को और जोड़ा जाएगा, और फिर मिलकर के 20 तारीख को असल में व्रत तोड़ा जाएगा, मतलब कि अनशन जो है वो टूटना है। तो उस दिन का ये प्रोग्राम है, और उस दिन ये लोग जाएंगे भी। और फिर उस दिन वो दिन जो है भाई, मोटा भाई और मोदी जी बैठेंगे कि उस दिन डिसाइड किया जाएगा कि कितना उत्पात है, कितनी भीड़ है, कितना माहौल है, और उसके बेसिस पर जो है वो आगे देखा जाएगा। पर कि ये लोग तो जब संसद के लिए मार्च कर रहे हैं तो वहां पर तो कोई बचा नहीं ना, तो वहां पर तो सारा समेटा जा सकता है चीज। ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि जैसे 20 वहां पर तारीख को आप केवल मार्च केवल कर रहे हो। जैसे ये लोग ही पहले डरे खौफजदा रहते हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये लोग खुद ही पहले से ही हाथ जोड़ करके रखेंगे कि भाई देखो वो नहीं करनी है, क्या नाम है, उत्पात नहीं मचाना है, आपको आराम से, आपको विद मतलब के शांति के साथ आपको चलना है। ये तो पहले से ही बोल के रखेंगे। जैसे किसान आंदोलन में ये सब नहीं होता है। किसान आंदोलन में बात बिगड़ सकती है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी ये नहीं बोलने वाला है कि अरे शांत रहिएगा, शांति से सब कुछ चलेंगे। यहाँ पर सब लोग यही बोलते हुए मिल जाएंगे कि भाई उस दिन किसी ने भी हरकत नहीं करनी है, आपने शांति से बना करके रखनी है, और लड़ाई नहीं करनी है, ये बोल करके रखेंगे। तो आधा तो वहीं शांत हो गए लोग कि कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। तो वो वाला जो हमको कभी कभी देखने को मिलता है कि किसान आंदोलन जब वहां पे पहुंचा था लाल किले पर, तो गाड़ियों में भर करके लेकर के जाना पड़ा था। हाँ, जो हो सकता है वो ये वाले जो भीड़ आएगी ना, ये वाली जो भीड़ आएगी, जो चंद्रशेखर आजाद जो भीड़ लेकर के आने वाले हैं, उनके नाम पर जो भीड़ आने वाली है, वहां से थोड़ा सा भीड़ आएगी। तो भीड़ तो एक तो भीड़ के भी अपने कोई प्रिडिक्टेबिलिटी तो खैर होती नहीं है, बट मेरी संभावना मुझे कंपैरेटिवली कम नजर आती है, क्योंकि यहाँ पे लोग पिट्ठू बैग वाले लोग बहुत मिलेंगे। कि पिट्ठू बैग का मतलब है कि थोड़ा स्टूडेंट टाइप के लोग। वही मैं कह रहा हूँ, आबादी अलग है ना, इसमें डेमोग्राफिक अलग है। किसान क्या होता है कि बिल्कुल रोबस्ट होता है, ही हैज नथिंग टू लूज, तो वो 1 साल तक बैठ सकते थे
मतलब बदल बदल कर वो लोग 1 साल तक बैठे रहे वहां पर। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मतलब ऑन एंड ऑफ 1 साल तक वो आंदोलन चला। तो यहाँ पर तो क्या, यहाँ पर डायनेमिक्स और डेमोग्राफिक बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलें कि भाई जो करना है कर ले, हम तो नहीं हटने वाले। यहाँ पर तो अगर, वही मैं आपको बोल रहा था कि अगर 20 तारीख को ये लोग चले गए ना, मार्च करते हो ना जब आप, तो आप अपना अपना स्टेशन छोड़ देते हो। तो जब आप अपना स्टेशन छोड़ते हो ना, तो एक ओपनिंग चाहिए होती है किसी को, सारा हटा हटू के वहां पर सपाट मैदान बनाने के लिए, और बिल्कुल उसको खत्म कर देने की, कि चलो अब तुम्हारी परमिशन खत्म, अब निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा मार्च, चलो अब घर चलो। मैं तो ये तो 1 मैं सेकंड ये लगेगा सरकार को, पुलिस को करने में, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो 20 करेगी, मतलब तारीख आई को डोंट थिंक ये करेगी। मतलब कि फ्लरिश बोल रहा हूँ ना कि हल्का फ्लरिश करते रहना बड़ा जरूरी है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये है कि 15-20 अलग अलग डिमांड्स के साथ लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और बहुत समय से बैठे हुए हैं। इन अब आप केवल ये वाले आंदोलन की वजह से उनमें से किसी पे भी कोई ध्यान नहीं देने वाला, ठीक है। वो लोग वो सच में जो लोग पिछले सालों से, हो सकता है कुछ लोग जंतर मंतर पे बैठे हुए हों, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि इंसान का दिमाग एक बार में एक ही जगह ध्यान दे सकता है। तो सब लोगों की नजरें कहाँ है, यहाँ पर है। तो मैं अगर पावर में होता तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होती कि मेरे पास 15 लोगों को कंट्रोल करने की बजाय ये एक बंदा है, क्योंकि नजरें इसकी तरफ है, तो बाकी जो जितने भी सीरियस पहलू थे वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो चुके हैं। उस पर जनता का किसी का भी ध्यान ही नहीं है, और मेरे को बस इन बंदों को मैनेज करना है। और ये यहीं पढ़े लिखे लोग, तो इनको तो वैसे ही मैनेज कर लेंगे। पर भविष्य की बात जब मैं कर रहा था ना, मैं उसके बाद की बात पूछ रहा था आपसे, क्योंकि दीपके ने बोला है कि वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। दीपके ने बोला है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा अरे या ना सपोर्ट लेगा। केजरीवाल के स्टेटमेंट्स याद है ना वो क्या क्या स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए थे आपको, क्या क्या, मतलब याद नहीं है। अपने बच्चों की कसम खाता हूं से लेकर के नहीं, वो कि तो मतलब मुझे याद है सर। शादी वादी, तो वो मतलब हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं भाई राजनीति का मतलब क्या रह जाएगा अगर लोग अपनी बातों से न मुकरे, तो राजनीति का बात की कर रहे हो फिर तुम। फिर तो मतलब ये बातें होती हैं उन लोगों के लिए, अन्ना हजारे, गांधी या फिर सोनम वांगचुक, इन लोगों के मुंह पे कि हम अपनी जबान के हैं। और ये हम, अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति बोलता है, जैसे अन्ना हजारे ने बोला कि मैं नहीं वो लड़ूंगा इलेक्शन वगैरह, उसने नहीं लड़े क्योंकि उसकी जबान की वैल्यू है। ये लोग वो वाले हैं, मतलब कि ये लोग किसी पार्टी से भी ज्वाइन हो सकते हैं प्यार से कल को। ये मतलब कि इनका भविष्य वो है, सिक्योर है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में एब्जॉर्ब जरूर हो जाएंगे। इनको करना चाहिए, इनके पास जो सबसे बेहतरीन, मतलब मैं अगर पिछली बार की तरह अगर अपना दिमाग घुमाऊं, जो एनोनिमिटी वाले की तरह अगर मैं अब ऑफलाइन में आऊं, तो अब मैं पकड़ता प्रशांत किशोर को। क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर में व्यक्ति हारा हुआ है बिहार से, मतलब कि मतलब थोड़ा सा हताश बैठा हुआ है, और क्या नाम है, दिमाग, पावर और कनेक्शन और पैसा, सारी चीजें एक नंबर है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस और इनका मोमेंटम, ऑफलाइन वर्ल्ड में अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं साम दाम दंड भेद का जोर लगा देता। लेकिन प्रशांत किशोर और ये जो यादव जी तो इसमें जुड़ ही गए हैं, वो वाले जो योगेंद्र यादव, वो तो आ ही गए हैं, वो तो लगभग। लेकिन वो पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं ज्वाइन कर रहे। तो मैं मतलब कि प्रशांत किशोर वाली डायरेक्शन से जाना ज्यादा प्रेफर करता, क्योंकि वो व्यक्ति नचाने, उस बंदे में तो किसी को भी नचाने की ताकत है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिहार के अंदर में जो वो खुद के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन किसी और के लिए करने का उनका जो रिकॉर्ड है वो तो अनबीटन है। तो वो अगर इसमें आ जाए तो मजा, मतलब कि ऑफलाइन इसको बहुत लंबे, इसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा बेसिकली। मतलब कई लोग होते हैं ना जो खुद किंग नहीं बन पाते, बट दे आर लाइक एक्सीलेंट किंग मेकर्स होते हैं ना। तो जैसे प्रशांत किशोर इज किंग मेकर, मोदी के चढ़ावे में, मतलब ऊपर करने में योगदान प्रशांत किशोर का ही तो है, स्ट्रेटेजी बनाने में। तो बट ये लोग भी तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल मेटल भी होना चाहिए ना आपके पास, वो नहीं है। यही बनेंगे कौन होता है, ठीक है। मतलब कि पॉइंट इज के क्या नाम है कि वो बंदा भाई, मतलब मैं तो उसी दिन पॉइंट दे दी थी जिस दिन इस बंदे ने ये हिम्मत कर ली कि मैं आ रहा हूँ।
और उसके बाद जो हो रहा है वो तो चल ही रहा है, मुंह पे स्याही गिरवा ली। वो सारे काम जो एक पॉलिटिशियन होने के लिए तुमको थप्पड़ करवाने भी खा लिया। पड़ेंगे, वो सारे काम हो रहे हैं भाई के साथ। वो थप्पड़ भी खा लिया, उसने स्याही भी गिरवा ली, वो अनशन पे भी जा रहा है अब। वो सारे काम होते जा रहे हैं, चीजें चलेगा, मतलब बंदा भी मतलब ठोक बजा करके उसको भी दुनिया बनाएगी। पीट पाट के हो बनाई जाएगा, हो देगी जाएगा, नेता। बड़ा है, हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, चिंता ना करें। बढ़िया और माहौल हमारा चल रहा है फ्यूचर क्या भारत के रहेगा राजनीति इस चैनल का, हमारे ये बता दो। हम अलग अलग हमारे इस चैनल का फ्यूचर है हम दोनों के बीच में। अगली बार से हम मूवी रिव्यू करेंगे। तो अगली बार हम ओडिसी देखने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने हाँ, अपने ओडिसी शहरों में देखने जा ओडिसी रहा हूँ देखने। मैं। ठीक है, ओडिसी तो फिर देखने जा रहा हूँ मैं। ओडिसी आते हैं और करते हैं, ओडिसी को रिव्यू करते अरे हैं। अरे, ओडिसी देखने का बहुत मन है मेरा। सही सही। हाँ, मैंने ऑब्सेशन देखी, ऑब्सेशन तो मुझे ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी मूवी। अभी अमेजोन पर आई थी, तो देखा बहुत मैंने भी। उसकी चर्चाएं थी, तो देख ली मैंने भी हाँ, रेंट करके। तो ये ना चर्चा होने के बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, तो फिर वो उतना, जैसे अगर आपको रैंडमली चलते हुए मिली होती ना वो मूवी, तो आपको अलग ही लेवल का स्वाद आता। लेकिन वो इतना उसका हवा कट गया था कि ऑब्सेशन का, कि फिर देखी तो लगा कि ठीक है, मतलब अच्छी है, लेकिन ठीक है, चल। राज 2। अगर 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 ये पूछूं मैं कि अगर हम भले से इस आंदोलन की डायरेक्शन में, लोगों की डायरेक्शन में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं फंडामेंटल क्वेश्चन पे जाऊं आपसे पूछने के लिए, कि फंडामेंटल क्वेश्चन में, इफ व्हाट आर दोज चेंजेस दैट, अपने एक्सपीरियंस में, पिछले इतने सालों के एक्सपीरियंस में इंडिया में वो क्या फंडामेंटल चेंजेस हैं जो कि सच में हमको सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं, वो क्या क्या? एजुकेशन के क्षेत्र में। बिल्कुल एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि वही मैं फंडामेंटल पे जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों के बारे में बात करते 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 जो जिस मुद्दे की फंडामेंटलनेस को जो है वो विलुप्त ना हो जाए केवल उसके लिए, तो वही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू ये 5 सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स हैं भारत के लिए एजुकेशन सेक्टर के अंदर में फिलहाल, और क्या सॉल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू यू? मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली इन एजुकेशन, इट अप्लाइज टू एवरी सेक्टर। सबसे पहली चीज तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है भारत में, जो बाकी देशों में है। जो ग्राउंड अप से जो चीजें बनती है ना, और जो टॉप डाउन अप्रोच होती है कि सबसे पहले सबसे जो टॉप पर बैठा हुआ इंसान है वो अकाउंटेबल हो। आपने दूसरे देशों में देखा होगा कि छोटी छोटी सी चीजें हो जाती हैं और वहां पर सरकार गिर जाती है या लोगों के इस्तीफे हो जाते हैं। तो ये चीज हमको लगता है कि ये तो इतनी सी चीजें नहीं, यही चीज तय करती है बाकी सारी चीजों को, कि टॉप पर जो इंसान बैठा हुआ है ना, वो अकाउंटेबिलिटी कितनी ले रहा है। जब उसने छोड़ दिया ना कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो सच में देश का कुछ नहीं होता। वहीं से आती हैं चीजें नीचे, कि भाई अकाउंटेबिलिटी रहेगी ना चीजों की, कि कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाए या कोई पेपर लीक हो जाए या एजुकेशन का जो सड़ा हुआ सिस्टम है वो खराब रहे, तो उसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है। मतलब वहां पर धन्यवाद पारित किए जाएंगे, दूसरी चीजें की जाएंगी, बट वहां पर कोई ग्राउंड अप में काम होगा नहीं। पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है, अकाउंटेबिलिटी तय करने का का काम सरकार का है। तो वो चीज सबसे पहली बात अकाउंटेबिलिटी, मुझे ऐसा लगता है। और एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है वो भी बहुत रॉटन है। मैं जो बहुत पहले से बोलता आया हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता था कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर मुझे इतना नहीं पता, बट मैं कॉलेज लेवल पर बता सकता हूँ आपको, और उसके नीचे प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करते हुए कि एजुकेशन पॉलिसी ना बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए, जो कि हम अगेन दूसरे देशों से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग ना कागजी पे तो कर ले रहे हैं, जैसे कि एनईपी कहने को हमने बना दिया, लेकिन एनईपी को इतने साल हो गए कि नीचे लेवल तक लाओ। और एनईपी तो बाद की बात है यार, हम अभी बच्चों को इस बेसिस पे बुला करके लेकर के आ रहे हैं कि तुमको एक वक्त का खाना खिला देंगे, और उसके अंदर में भी हम 4 लीटर पानी के अंदर में 1 लीटर दूध दे रहे हैं। लड़कियां स्कूल छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि स्कूल में टॉयलेट का ना होना। एक एक रील देख रहा था मैं, उसके अंदर में बोलता है कि क्या लगता है कि जिस तरीके से अगर भागने के बाद पिछवाड़ा साफ करने के लिए जो जो पेपर होता है, वो अगर केवल और केवल लड़कियों को चाहिए हुआ होता, तो क्या हर टॉयलेट में वो फ्रीली अवेलेबल होता? क्योंकि अगर आप देखें तो वो एक कागज है, और वो फ्रीली हर टॉयलेट में अवेलेबल होता है, क्योंकि लड़के और लड़की दोनों को चाहिए।
लेकिन जो लड़की को इसी तरीके का पैड चाहिए या जो बेसिक सुविधाएं चाहिए वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। उनके लिए हर बच्चे को पैसे ही देने पड़ते हैं और विद टैक्स देना पड़ता है, मतलब कि वो भी एक अलग मुद्दा है। तो स्कूल के अंदर में अब हम तो उल्टा देख रहे हैं, जबकि कि भाई भारत के अंदर में इतने हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं मतलब कि हमारा जहां पर डेटा ऊपर की तरफ खींचना चाहिए था, यूपी के अंदर में स्कूल कम हो रहे हैं। यूपी क्या है, मैं मतलब कि मेरी दीदी को मैं जानता हूँ, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग स्कूल मर्ज कर दे रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि इनको दिख रहा है कि ये बच्चे फैच कर नहीं पा रहे उस स्कूल के अंदर में, उसमें थे मान लो 50 बच्चे, अब ये क्या कर रहे हैं, ये वाला स्कूल बंद किया और ये 50 बच्चे उस वाले स्कूल के साथ मर्ज कर दिए, तो ताकि इन लोगों को पैसे कम देने पड़ जाए, कम टीचरों के अंदर में ज्यादा काम चल जाए, और मतलब नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ऊपर की डायरेक्शन में जाने के बजाय। बिल्कुल इस वाले फंडामेंटल लेवल पर फिर अगर मैं बड़े कॉलेजों की बात करूंगा तो हाँ R&D वाला पर्टिकुलर ये लोग बना तो देते हैं अंधा पैसा देकर के, शुरुआत में चलो पैसा दे करके इन लोगों ने आइसर वाइसर बनवा दिए, लेकिन जैसे ही 5 साल गुजरते हैं ना, तो 5 साल के बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एक पंपिंग चाहिए हर 5, मतलब कि उसके अंदर में पैसा चक्के की तरह चलता रहना चाहिए उसको बनाए रखने के लिए। हमने एम्स ऋषिकेश का 1000 करोड़ का बस दरवाजा बना करके इन लोगों ने छोड़ रखा है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में। तीसरा जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगता है वो क्या, बॉटम अप अप्रोच सबसे ज्यादा लगती है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन बॉटम अप अप्रोच के यही सिखा पाना कि एजुकेशन जरूरी है रादर देन ये हम लोग जितना एंट्रेंस एग्जाम और इसके पीछे पड़े, जब तक एंट्रेंस एग्जाम और डिग्री खरीदने वाले लोग खड़े रहेंगे लाइन लगा करके, तब तक कोई ना कोई एक बंदा ईमान अपना खो करके या उसका ईमान इतने 50 लाख 5 करोड़ में बिक जाएगा, वो कर देगा वो पर्टिकुलर काम। हाँ, जब तक लोग चीटिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, चीटिंग के एग्जिस्ट करने का एकमात्र कारण है कि जब तक आपके लिए आपके नंबर जो लिखे हुए हैं वो आपके लिए ज्यादा मैटर कर रहे हैं बनिस्बत के सीखना, उस दिन तक चीटिंग चलती रहेगी। और जिस दिन और वो पर्टिकुलर स्कूल और ऐसे स्कूल एग्जिस्ट करते हैं जहां पर बच्चों में ये वैल्यू इनकलकेट कर दिया जाता है कि आपके लिए सीखना ज्यादा जरूरी है, वहां पे टीचर नहीं खड़ा होता है आपके देखने के लिए कि बच्चे चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आपने वो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट कर दिया है कि इनको कि सीखना प्रायोरिटी है। तो एक बॉटम अप अप्रोच मेरी तरफ से, एक पर्टिकुलर ये ठेकेदारी वाला, रिसर्च में R&D के अंदर में पैसा नाम है ही नहीं, नाम मात्र का हम R&D के अंदर में कुछ भी नहीं डाल पाते हैं। सारा बच्चा ऑलमोस्ट 100% ISC और आइसर और IIT का लगभग हर बच्चा, ऐसा एक बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ट्राई ना मारे बाहर जाने के लिए, जो जिसको पता ना हो कि मतलब कि हाँ यार मतलब ट्राई तो मारते ही एक बार आईवी लीग कॉलेज के अंदर में, या PhD बाहर से कर लेते हैं या पोस्ट डॉक बाहर से कर लेते हैं। वो अगर इंडिया में आने को तैयार होता है तो उसकी 2-4 वजह होती हैं, या तो घर वाले, या फिर उसको सेटलमेंट चाहिए कि उसको सेटल हो जाए कहीं किसी कॉलेज में, अगर उसको परमानेंट जगह मिल जाए, हाँ सब इस तरीके का इसको ऑफर मिल जाए तभी वो वापस आते हैं, वरना वापस भी नहीं आते। पूरा ब्रेन ड्रेन इसकी वजह से चल रहा है बुरे तरीके से। तो ये मतलब जो अभी मैं सोच पा रहा हूँ, मेरे को ये पॉइंट जो है वो नजर आ रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी मेरे हिसाब से कि पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तय हो, नेताओं की अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो एजुकेशन पॉलिसी ढंग की बनेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं ना, तो नेता जब उनको डंडा करेगा कि भाई ये इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, तो उसके लिए नेता को समझदार होना जरूरी है, भले ही खुद पढ़ा लिखा ना हो, बट एटलीस्ट इतना समझदार हो कि वो उसको पता हो कि मेरे को करना क्या है। जैसे दूसरे देशों में क्या होता है कि जब हम किसी को एजुकेशन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर या कुछ और बनाते हैं ना, तो उसका कुछ प्रायर रिकॉर्ड होता है उस तरफ। जैसे डिफेंस मिनिस्टर जब किसी को बनाया जाता है तो एटलीस्ट उसका सेना में कोई रोल होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत टाइम से डिबेट चलती आ रही है कि यार डिफेंस मिनिस्टर बनना है तो एटलीस्ट उसको पता तो हो कि मेरी डिफेंस सर्विसेज कर क्या रही हैं, उसका उसमें बैकग्राउंड हमारे यहाँ तो मंत्रालय बिकते हैं ना कि अगर आप यहाँ अगर ये पार्टी हमारे साथ अलायंस कर लेती है तो ये कोयला वाला ये वाला मंत्रालय ये मंत्रालय आपको दे देंगे, मोटा चीज जहां पर होती है वो सबसे पहले बिकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पर जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो, कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हो कि उस कॉलेज गया हो। अब जैसे स्मृति ईरानी को आपने बनाया, स्मृति ईरानी का खुद ही नहीं पता कि एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो एटलीस्ट एक किसी प्रोफेसर को तो बनाया जाए कभी एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में रहा हो, चांसलर रहा हो या कुछ और रहा हो, तो उस तरीके से हम सोचेंगे तो ही बदलाव आएगा। उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पर हमारी स्पेंडिंग जो सबसे कम है।
पता है आपको एजुकेशन पर हमारी स्पेंडिंग शायद हमारी 0.6% है, जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था, 1% भी नहीं है पूरे बजट का। उससे ज्यादा हम बांट देते हैं फ्रीबीज, जो चुनाव के दौरान बांटी जाती है ना, वो फ्रीबीज हैं। उसके उसी से जुड़ा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट, कि हम जो टीचर रिक्रूट करते हैं प्राइमरी लेवल पर या आगे आगे जाते जाते, तो वो टीचर जो स्कूल टीचर है उनका लेवल बहुत ही ज्यादा खराब है, जो कि अगेन मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरे देशों से। वहां पे जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेल पेड एंड दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड टू बी ए टीचर। यहाँ पर जिसको कोई जॉब नहीं मिलती, वो टीचर बनने की कोशिश करता है और वो टीचर बन जाता है, उसको कुछ नहीं आता। 4% है और 6-7% चाहिए रहता है हमको। 4% है? 4% है गवर्नमेंट स्पेंडिंग? मुझे लगता है कि कम है। मतलब कि 4% चल रहा है और टारगेट है 6 का। लेकिन ये 4% तो आप समझ रहे हो ना, कि मैं अभी तो बताया कि एम्स का जो गेट है वो 1000 करोड़ का है गेट। तो अब ऐसे करोगे तो मतलब वही, मतलब फिर तो तुम 6 क्या कितने भी % लगा दो। और आप भी जानते हो कि टेंडर कैसे निकलते हैं सरकारी कॉलेजेस में। आपके एक दीवार लगती है और उसका 15-20 लाख रुपए, जो आराम से काम 1-1.5 लाख का होता है, वो आराम से 15-20 लाख का उसका टेंडर निकल करके मस्त निकलता है। मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जबरदस्ती में एक ही जगह है, समझ रहे हो आप, कि दुनिया में एक ही जगह है जो सबसे, चाइना के अंदर में, जहां से मैं अपने पेप्टाइड्स, मैंने जो इन सिलिको पेप्टाइड सिंथेसाइज किए थे सीलिएक डिजीज के लिए, वो मेरे को ऑर्डर करने थे। और ये रूल है कि आपको 3 से 4 वो लगाने पड़ेंगे, कोटेशंस लगाने पड़ेंगे अलग अलग लोगों के, ताकि आप उसमें से बेस्ट वाला जो है वो चुन सको। अब अपन क्या करेंगे, अपन ने फिर वो जबरदस्ती, एक तो ढूंढो ऐसे बंदों को, कभी कभी मोनोपोली होती है चीजों की। अब वहां पे कहाँ से लाऊं मैं 4 लोगों को कि जिनके कोटेशंस हैं, और फिर मैं चारों को कंपेयर करके और इसको जो है वो मैं करूं। उसमें ही कितना समय जो है वो व्यस्त हो जाता है। मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है, टिपिकल ब्यूरोक्रेसी वाला जो माहौल है, उसी में इतना समय निकल जाता है। और हम पूछते थे लैब में कि ये वाली कितने की, मतलब दीवार कितने की लगी है। वो होती थी ना एल्यूमिनियम की जो दीवार होती है, वो 1-1.5 लाख की दीवार, भाई साहब 15-15, 25-25 लाख की मतलब उनका बिल बनता है। सेम गोज फॉर इक्विपमेंट, की मतलब जो इक्विपमेंट आ रहा है, जैसे एक क्योंकि मैंने भरे हैं ये चीज अपने, और मुझे दोनों जगहों को पता है, इंडिया का भी पता है, कनाडा का भी पता है। दोनों जगहों में इतना फंडामेंटल डिफरेंस है ना, कि जो रिसर्च इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पर जो आप बोल रहे हो ना, उसमें भी 3 कोट मंगाते हैं। जो सबसे सस्ता वाला होता है उसको ले लेते हैं, भले ही उसमें जो कैपेबिलिटी मुझे चाहिए, जैसे जीसी चाहिए, मास स्पेक चाहिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मुझे रिसर्च में चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उसमें सबसे सस्ता वाला आता है। और उसमें भले कब, और दूसरी बात, मैंने अगेन इंडिया में रिसर्च नहीं करी, उससे पहले मैं कनाडा चला गया था, पर मेरे जाने से पहले जो हमारे इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रूमेंट आए थे ना, तो मैंने पूछा ये जो 2 कमरे भरे हुए हैं वो किसके लिए भरे हुए हैं? तो कहते हैं वहां पर ना वो इक्विपमेंट आए थे ना, वो रखे हुए हैं, वो धूल खा रहे हैं पिछले 5 साल से रखे हुए, और उनको चलाने वाला, उनको निकाल कर सील तोड़ने वाला कोई इंसान नहीं है, बट वो पड़े हुए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि कोई चलाने वाला नहीं है। हम लोग आप देखो कि ये वाला जो अभी चालू हुआ था, मोदी जी आ रहे हैं अयोध्या, योगी जी आ रहे हैं अयोध्या में, वो जनरेटर लगाया बीच सड़क पे, सारी लाइटें चला दी, अगले दिन से गायब। अभी वो वाला जींद के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं, भाई साहब इतनी वीडियोस आ रही हैं उसकी कि एक्सेलरेटर चला रखे थे, अगले दिन गए एक्सेलेटर बंद, पेड़ वेड़ काट दिए इधर उधर जो अच्छे खासे भाई लगे रहते, वो उड़ा दिए, लोगों की दुकानें उड़ा दी, रात में सड़कें बनवा दी। अब वो सड़कें कैसी होती हैं, रात को बनेगी, 4 दिन के अंदर में वो सड़क भी फिर खुद ब खुद ही चली जाएगी। ठीक है, चलिए फिर सर आज की बकैती को यहीं विराम देते हैं। आप देख लेना कि इसमें से जो आपका बीच वाला ज्ञान वाला पार्ट है वो हटाना है क्या करना। मुझे लगता है वो सबसे लोएस्ट रिटेंशन वाला पार्ट रहेगा, तो उसको हटा देते हैं अपन। तो उसको उठा करके पीछे कर दूं, अगर नहीं, मतलब पॉइंट इज कि अगर हाँ, नहीं भी चाहिए तो उसको उठा करके पीछे कर देंगे, बिल्कुल पीछे कर देंगे उसको, इसको आगे कर देंगे, ज्यादा मजेदार है। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।